जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हिंदी के प्रमुख 20 प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश के आयोग की परीक्षाएं हों, उसमें लगातार पूछे जाने वाली हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिर 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। इन सीरीज को आप यदि लगातार देखते हैं तो विश्वास मानिए, प्रदेश की कोई भी परीक्षाएं हो, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, और हिंदी की परीक्षाओं में आप 100% सवालों को हल करने की गारंटी रखेंगे लगातार, अगर आप प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं तो। ध्यान देखिए, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न ही, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही इस प्रश्न पत्र श्रृंखला में रखे जाते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पहला प्रश्न देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला? देखिए, लिपि चिन्ह, लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा के लिखने का जो ढंग होता है वही होता है लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है भाई? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कह रहे हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जब क्रमबद्धता हो जाती है लिपि चिन्हों की तो हम उसको कहते हैं अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो आपने कहा सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। वर्णमाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अब यहाँ एक स्वर आया है, स्वर की बात ध्यान समझिएगा। स्वर का तात्पर्य क्या होता है? स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। इसके आगे अंग अह भी होता है, आप जानते हैं। अंग अह उसको हम स्वर नहीं कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको भाई? स्वर नहीं कहते हैं, उनको अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंग अह को क्या बोलाता है? अयोग वाह। तो कह रहे हैं उनका समावेश स्वर में नहीं किया था, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, अयोग वाह, यानी अंग अह सही हो जाएगा। अंग अह ऐसी दो मात्राएं होती हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है और न तो व्यंजन में। इस अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, जब संस्कृत से पूर्णतः टूट फूट के वो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको तद्भव कहते हैं, लेकिन जब कह रहे हैं कि संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने, तो हम उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्ध तत्सम। और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद होता है? मनुष्यता, ध्यान समझिए, कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक संज्ञा। तो इसमें जहाँ ता लग जाए, पन लग जाए, ये ट्रिक होता है कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? भाववाचक। मनुष्यता, बचपन, भोलापन, है ना, लड़कपन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन, अपनापन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया, एक बात और देख लीजिएगा, जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसका मतलब समझ लीजिएगा। जैसे हमने कहा पढ़ना, पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया होती है। खेलना, खिलाना, खिलवाना, जागना, जगाना, जगवाना, धोना, धुलना, धुलाना, धुलवाना, तो ये सारे के सारे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जिसमें नहीं है जिसने है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं भाई? जितेंद्रिय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को सही करने के लिए ध्यान समझिए, लगातार आप 10-20 प्रश्न प्रतिदिन अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ते रहिए, वही सबसे बेहतरीन तरीका है। अगला प्रश्न,
से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव, तो आपने कहा भाई ये बोध, जब विभक्ति की बात कर रहे हैं इसका मतलब कारक, और कारक क्या होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, तो आपने कहा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपादान से अलगाव। संबंध का कि संबोधन हे अरे अधिकरण में पर, ठीक है। ये 8 जो हैं हमारे कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। मतलब तन क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, उभयलिंग है, क्या है? तो आपने कहा शब्द जब भी लिंग निर्धारण करना हो तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जब विशेषण या किसी प्रकार का जो है शब्द जब पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, जैसे अब तन का करना है हमको, तो हमने कहा वाह कितना सुंदर तन है। कितना, हमने कितनी कहा क्या? कितना सुंदर तन है। तो कितना सुंदर, अगर हम यहीं पे ये बैठता कि कितनी सुंदर तन है, तो फिर ये स्त्रीलिंग हो जाता। ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। लेकिन ये कितना की वजह से ये क्या है? पुल्लिंग है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तन शब्द जो है वो पुल्लिंग है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? देखिए, सर्वनाम जब आ गया है तो सर्वनाम को जान लीजिए। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले किसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं भाई? 6। उसी 6 भेदों में से पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं। उत्तम पुरुष, इसके बाद मध्यम पुरुष, और फिर होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, हम, मुझे, यह प्रकार जो होता है जो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? वो अन्य पुरुष में आते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो आपने कहा भाई पुरुषवाचक, हमने बताया आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। एकदम बिल्कुल इंटर रिलेट करते चलिए, और एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और लगातार अगर आपने वीडियो देख ली तो हिंदी की किसी भी परीक्षा में आपको प्रश्न फंसने वाला नहीं है। चलिए, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? देखिए, अब पहले तो देख लेते हैं इसमें अशुद्धि कौन सी है। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इसमें गलती कुछ आपको दिख रही है? मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? कंचन एक कृशांगिनी युवती है। देखिए, कृशांगिनी का अर्थ होता है कोई दुबले पतले शरीर वाली युवती जो होती है उसको हम कृशांगिनी कहते हैं। जब कृशांगिनी हमने बोल दिया कि भाई कृशांगिनी यानी पतले दुबले शरीर वाली युवती, तो फिर युवती शब्द का प्रयोग ही यहाँ पे गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। कंचन एक कृशांगिनी युवती है ऐसा नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे गलती कर दी, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि कर दी हमने, शब्द चयन संबंधी गलती हमने कर दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र, ध्यान समझिएगा। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है किसी ऑफिस के लिए हम लिखते हैं, किसी स्कूल के लिए लिखते हैं, किसी विभाग को लिखते हैं, तो ये पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी रिश्तेदार को अपने लिखें, किसी मित्र को लिखते हैं, तो किसी घरवाले को लिखते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। तो आपने कहा निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, आपने कहा बिल्कुल नहीं, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, बिल्कुल सही बात है। जो आप अपने मित्र को पत्र जो लिख रहे हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, सॉरी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। और तीसरा देखिए, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी क्या है? औपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए, स्वर हमने आपको बताया, स्वरों की संख्या होती है 11। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अह, अंग अह अयोग वाह होता है, स्वर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 11 होते हैं। अब 11 में ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो अ ई उ री, ये चारों एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। अ ई उरी, अ ई उरी, अ ई उरी, अ ई उरी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन सा? अ ई उरी। कौन? अ ई उरी। कौन सा? अ ई उरी। कौन सा?
अयूरी, अयूरी, अयूरी। अगला देखिए, जिन समासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कौन सा कहलाते हैं? अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि भाई जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उसमें एक समास होता है द्विगु समास, और द्विगु समास के अंतर्गत जो है पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। और संख्यावाची का मतलब जैसे तिराहा, चौराहा, त्रिभुज, त्रिमुहानी, इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये कौन सा संधि, कौन सा समास हो जाता है? तो आप कहते हैं कौन सा? द्विगु समास हो जाता है। कौन सा? द्विगु समास हो जाता है। चलिए, जैसे सप्त सिंधु हमने कह दिया, दोपहर कह दिया, ये सारे के सारे द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, सुहावना प्रत्यय का मतलब क्या होता है? मूल शब्द है, मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वो प्रत्यय होता है। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया हुआ है। सुहावना, सुहावना में मूल शब्द सुह है, इसमें आवना प्रत्यय लगा हुआ है। आवना तो पहले में नहीं है, आवना पहले गलत कर दो, दूसरे में आवना नहीं है, इसको गलत कर दो, तीसरे चौथे में है, आगे देखते हैं। लिखाई में लिख मूल शब्द होता है, आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें आई नहीं ई हो गया, गलत हो गया, मतलब यही सही हो जाएगा। आवना, आई, और छलिया में छल मूल शब्द होता है, इया प्रत्यय लगा हुआ है, तो आवना, आई, इया, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहे हैं आपसे। माँ, मछली, केला, अमूल्य। देखिए, माँ का जो तत्सम होता है वो माता होता है, इसलिए माँ जो है कि तद्भव है, ये क्लियर रखिए। मछली का तत्सम मत्स्य होता है, इसलिए मछली तद्भव है। केला का जो तत्सम होता है वो कदली होता है, इसलिए केला तद्भव है। अमूल्य, अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो अमोल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं? बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं कि भाई जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। और उनको विकृत करके जब वो हिंदी में आते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल, ध्यान समझिएगा। शब्दों के आधार जो है कई हो सकते हैं, शब्दों के कई आधार हो सकते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ गया। शब्दों के कई आधार होते हैं, रचना के आधार पे होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे होते हैं, स्रोत के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं। ठीक है। तो जो स्रोत के आधार पे होते हैं, इतिहास के आधार पे जो होते हैं, उनमें 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये किलकिल शब्द जो है वो किलकिल शब्द, जब ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान न हो, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता हो, तो हम उसको कहते हैं भाई वो देशज शब्द होता है। कौन सा शब्द? देशज। किलकिला उठा, तो हम क्या कहेंगे? ये देशज। इसके जो है उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से ये पता नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। देशज शब्द में कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लोटा, क्या हो जाता है? जैसे हो गया लोटा, खटिया, है ना, इस प्रकार के, खुरखुराना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सब किसमें आते हैं? देशज शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी, देखिए अब ये जो अलमारी है, फारसी, पुर्तगाली, अरबी या संस्कृत? तो ध्यान समझिएगा, अलमारी जो है वो पुर्तगाली शब्द है, विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है, और पुर्तगाली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके लिए आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी अपने पाठ्य पुस्तक से। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, वह उन्हें क्या कहते हैं? निर्विभक्तिक, यौगिक, मौलिक या फिर निपात? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे निपात सही होगा। अब ये निपात क्या होगा आप पूछेंगे, ध्यान समझिएगा। आप आंसर ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग जो है वाक्य को श्रव्य भावार्थ और किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त भार, ध्यान समझिएगा, क्या अतिरिक्त भार? मैं ही जाऊंगा वहाँ मैं ही जाऊंगा, ये जो मैं ही लगा दिया, ये ही जो है वो निपात है। मैंने कहा तुम भी जाओगे, तो जो भी लगा दिया आपने ना, ये भी निपात है। वह तो गया था, तो लगा दिया तो वह निपात है। समझ रहे हैं? मात्र यही काम है, तो मात्र जो लगा दिया ये निपात है।
ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, अतिरिक्त भार प्रदान होता है इससे, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, मूल्यवान गलत लिखा है, मूल्यवान में जो है कि बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, छोटा ऊ का नहीं। क्लिष्ट आपने कहा ठ नहीं होता, वहाँ ट होता है, इसलिए गलत है। ब्रह्म यहाँ पे जो आधा म पहले लगा है, पहले ह होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। पृथक, हालांकि यहाँ पूरा नहीं लिख पाए हैं, ये नीचे जो है ये री ऋषि वाला री लगा हुआ है, तो पृथक, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृथक। यदि आप अंत तक वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप लगातार वीडियोस को देखते हैं, हिंदी के किसी भी परीक्षा में आपके कम से कम 95% मार्क्स आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो इसलिए लगातार वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। बाकी के लिए अगले वीडियोस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।